दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना विषय रहेगा कि जो नई पेंशन स्कीम केंद्रीय सरकार ने जारी की है यूपीएस की 5 बड़ी बड़ी बातें क्या होगी, और अपन आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, प्रमुख रूप से इसका विश्लेषण अपन करेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक आप बने रहें, और मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कि यूपीएस की 5 प्रमुख बातें क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए, प्रथम बिंदु है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी जो 12 महीने की जो बेसिक सैलरी है उसके औसत का 50% दोस्तों, जो से पूरे साल की जो अपने को सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट से पहले साल की जो सैलरी मिलती है उसका औसत निकालना होगा दोस्तों। जैसे मान लो कोई अगस्त में रिटायर हो रहा है या दिसंबर में रिटायर हो रहा है, तो उसके पिछली जुलाई से लेके और अगली जुलाई तक का जो बेसिक है, जैसे पिछली साल का, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून तक तो विदाउट इंक्रीमेंट बेसिक होगा। और जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मान लो कोई रिटायर हो रहा है तो वो 4 महीने का इंक्रीमेंट सहित बेसिक होगा। इन दोनों के जो 12 महीने यानी 4 और 6 महीने जो विदाउट इंक्रीमेंट था और 4 महीने विथ इंक्रीमेंट जो बेसिक था, इनका औसत निकाला जाएगा दोस्तों। यानी लास्ट सैलरी का 50% नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है इसमें कि जो लास्ट सैलरी है रिटायरमेंट के लास्ट महीने की, उसके 50% नहीं है दोस्तों, दोनों के औसत होगा। पूरी महीने का पूरी साल का औसत जो सैलरी है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस बिंदु को ऐसे समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और किसी ने अगर 25 साल काम किया हो तो उसे यह पेंशन मिलेगी। और इसमें यह महत्वपूर्ण शर्त डाल दी कि जो 25 साल तक काम करेगा उसे ही इस प्रकार की सैलरी, ये प्रावधान होगा। 50% जो बेसिक सैलरी है वो पूरे 12 महीने की उसे ही मिलेगी। और अगर जिसने 25 साल से कम काम किया है उसे 10 साल यानी और 10 साल से ज़्यादा किया है तो उसे कम होगी उसकी बेसिक सैलरी है, वो उसको 50% नहीं मिलेगा। उसके लिए आगे नियम है, वो भी अपन देखेंगे दोस्तों। फिर चलते हैं 2 नंबर बिंदु पर। तो 2 नंबर बिंदु पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो एश्योर्ड फैमिली पेंशन, 2 नंबर बिंदु फैमिली पेंशन के रूप में है कि अगर अगर कर्मचारी नहीं रहे तो उसको फैमिली को पेंशन कैसे मिलेगी। तो कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता तो उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा दोस्तों। 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। तो जैसे जो भी पेंशन मिल रही थी उसका 60% है पेंशन के रूप में उसके परिवार को दिया जाएगा। उसी प्रकार जैसे तृतीय बिंदु है, देखा जाए तो मिनिमम पेंशन, ये जो तीसरा बिंदु है कि अगर 10 साल से अगर कम उसको सेवा को हुई है तो उसको 10,000 रुपये महीना होगी पेंशन। अगर 10 साल, 25 साल से 10 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो कम होगी। और अगर 10 साल यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, 10 साल से कम अगर सर्विस होने पर एश्योर्ड जो पेंशन है वो 10,000 महीना होगी। यानी 10 साल से कम नौकरी करने वाले कार्मिकों को 10,000 रुपये महीना पेंशन होगी। महंगाई के साथ ये आज की तारीख में करीब 15,000 रुपये होगी, जिसमें 50% महंगाई भत्ता हो जाएगा। 10,000 उसकी बेसिक हो जाएगी और 5,000, जैसे 50% है महंगाई दोस्तों, तो वो जोड़कर 15,000 रुपये हो जाएगी। यानी 10,000 यहाँ पर उसकी बेसिक होगी और उसका 50% अगर देखें अपन तो इसका 50% होता है 5,000 जो डीए है दोस्तों। तो ये 15,000 उसकी बेसिक होगी जी, जो कार्मिक 10 साल से कम सर्विस करते हैं। और जो 25 साल से अधिक करते हैं उनके लिए 50% है, वो मैंने बताया। 25 साल से 10 साल के बीच में जो करते हैं उसका फॉर्मूला अभी तक दोस्तों आया नहीं है, वो भी आ जाएगा जल्दी। उसके बाद में जो चौथा बिंदु है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि इन तीनों पेंशन पर महंगाई से हिसाब से डीआर यानी डियरनेस रिलीफ यानी डीए जो भी है का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर
इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPIW पर आधारित होगा, जो कि अभी OPS में भी वही आधारित होता है, वही चीज़ होती है दोस्तों। और उसके बाद में 5वां नंबर बिंदु अगर आप देखें यहाँ पर, तो किसी कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी 6 महीनों की सैलरी और भत्ता एक साथ मतलब एक मुश्त अमाउंट के रूप में दिया जाएगा, यानी एक साथ दिया जाएगा उसको, कि कर्मचारी है उसके नौकरी की आखिरी 6 महीने की सैलरी, उसके 6 महीने की जितनी भी सैलरी है और भत्ता एक साथ रिटायरमेंट पर दे दिया जाएगा। तो ये 5 प्रमुख बिंदु हैं दोस्तों, ये जो इसमें इसके लिए हैं, ये यूपीएस की 5 प्रमुख बातें हैं जो यूनाइटेड पेंशन स्कीम है उसके बारे में। अब अपन दोस्तों तुलना करते हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में से किस में बेहतर है, क्या है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो ये आज के अखबार में तीनों की तुलना कर रखी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो ओपीएस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, नेशनल पेंशन स्कीम है वो यहाँ पर है, और यूनाइटेड पेंशन स्कीम है यहाँ पर है। इन तीनों की चर्चा करते हैं। तो कर्मचारी को आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, आखिरी का, यानी जो इंक्रीमेंट मिलने के बाद जो लास्ट सैलरी मिलती थी महीने की, उसका 50% दोस्तों यहाँ पर मिलता था आखिरी महीने का। जबकि इसमें दोस्तों अंतर है, मूल वेतन का 50% मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आखिरी 12 महीनों का, यहाँ पर ये आखिरी 12 महीने जो है उसका औसत मिलेगा दोस्तों, जो कि ओपीएस से कम होगा, सभी कर्मचारियों के समान नहीं होगा, जो ओपीएस से कम होगा दोस्तों। उसके बाद में दूसरा अंतर है, यहाँ पर कर्मचारी को कोई 50% कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। इसमें कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, और यहाँ पर 10% के रूप में यहाँ प्रत्येक महीने पर कर्मचारी के कटेंगे दोस्तों यूपीएस में, जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं था। दूसरा है डियरनेस रिलीफ का प्रावधान था, जो यहाँ पर भी है दोस्तों, डियरनेस रिलीफ का प्रावधान, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे 20 वर्ष की सेवा होने पर, जबकि यहाँ पर दोस्तों 25 वर्ष की सेवा कर दी गई है कि जिसकी 25 वर्ष की सेवा होगी उसे ही पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अगर 25 वर्ष से कम है तो अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा दोस्तों, ये अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। तो अब ये अनुपातिक रूप, यहाँ पर जो अनुपातिक रूप से लाभ की बात कर रहे हैं, ये अनुपातिक रूप से लाभ है, वो अभी फिक्स नहीं हुआ है क्या है, वो भी जब विस्तार से इसका नोटिफिकेशन आएगा तब अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि योगदान है वो अब कर्मचारी का यूपीएस में 10% होगा और सरकार का 18.5% होगा। जो पहले एनपीएस में अगर देखा जाए तो ये सरकार कर्मचारी का 10% था और सरकार का 14% योगदान था सेंट्रल में। उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें अंतर ये है कि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा, एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकेंगे, यानी ये ऑप्शन दिया गया है कि जो एनपीएस जिनके था अभी तक, वो कर्मचारी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कैलकुलेशन है कि ओपीएस सबसे बेहतर है। उसके बाद में 2 नंबर अगर देखा जाए तो यूपीएस उसमें सेकंड नंबर में दूंगा, और एनपीएस है उसको अपन 3rd नंबर कैटेगरी में रखेंगे, अर्थात एनपीएस से ये मुझे बेहतर नज़र आ रही है। और एनपीएस में और क्या था दोस्तों, रिटायरमेंट के समय कुल जमा 60% एक मुश्त निकाला जा सकता है, शेष 40% पेंशन के रूप में फिक्स दिया जाता था, ऐसा प्रावधान है। तो इस प्रकार ये ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की तुलना करने की, उसमें सबसे बेहतर ओपीएस है मेरे हिसाब से दोस्तों, और यूपीएस का सेकंड नंबर है और एनपीएस का 3rd नंबर है। बाकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसका विस्तार से नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में अपन इसका विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है, उस एग्जाम्पल को भी समझते हैं दोस्तों उदाहरण से अपन। तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे मान लो किसी की सैलरी 50,000 रुपये बेसिक है, यहाँ पर 50,000 रुपये मूल वेतन की गणना से अगर करते हैं अपन, तो ओपीएस में 50,000 रुपये का आधा यानी 25,000 रुपये है वो बेसिक होनी, और डीए जो भी है, जैसे अब वर्तमान में डीए 50% है तो 25,000 का आधा आपके 12,500 हो गए, यानी कम से कम ये आपके 37,500 के लगभग यहाँ पर ये अपने डीए प्लस मूल वेतन से इसको पेंशन के रूप में मिलेंगे।
और उसके फैमिली पेंशन है वो मूल वेतन का 30%, यानी जो भी मूल वेतन है उसका 30%, 15,000 प्लस डीए इसका 15,000 का आधा, तो ये मिलेगा। और न्यूनतम पेंशन दोस्तों इसमें 9,000 रुपये प्लस डीए रखी गई थी ओपीएस में, जबकि यूपीएस में ये न्यूनतम है वो ज़्यादा है, न्यूनतम पेंशन है 10,000 प्लस डीए है, जैसे अभी मैंने बताया 15,000 मिलेंगे अगर आज ही रिटायर होता है तो, जबकि इसमें 15,000 नहीं मिलते थे न्यूनतम पेंशन। तो और यूपीएस में अगर देखा जाए तो मूल वेतन का 50% यानी 25,000 प्लस डीआर, ये तो तब है दोस्तों 25,000 जब उसका यहाँ पर 25% निकाल लिया गया लास्ट महीने का, जबकि ये 25,000 से यहाँ पर कम होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 12 महीनों का जो लास्ट वेतन है उसका औसत निकालना होगा, तो वो 25,000 नहीं होंगे, उससे थोड़े कम होंगे। और इसमें मतलब यूपीएस बेहतर है, ये तो अपन मानते हैं कि एनपीएस से की तुलना में यूपीएस बेहतर है, यह भी अखबार में भी दोस्तों कहा गया है, लेकिन ओपीएस से बेहतर नहीं है। यूपीएस में ग्रेजुएटी का नुकसान होता है दोस्तों एक कि 25 साल की नौकरी में 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी है वो 12,37,500 रुपये बनती है, जबकि यूनाइटेड पेंशन स्कीम में ये 9,37,500 रुपये ही बनेगी। तो कम से कम 3 लाख का यहाँ पर जो ग्रेजुएटी है उसमें नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये ओपीएस जितनी बेहतर नज़र नहीं आती है, ओपीएस सबसे बेहतर है, और यूपीएस को मैं सेकंड स्थान और एनपीएस को थर्ड स्थान यहाँ पर दूंगा। गवर्नमेंट सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये निकाली है स्कीम, इसका विस्तार से अपन अंतर और कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे दोस्तों जब यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसमें विस्तृत विवरण आप अपने सामने आएगा, तब अपन वापस विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।